जय हिंद, भारत माता की जय। 1962 में जब भारत और चाइना का युद्ध होता है, उसके जस्ट 2 साल बाद चाइना ने 1964 में लोपनूर में अपना परमाणु परीक्षण करके एक परमाणु शक्ति के रूप में उभर आता है। यह भारत के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय होता है और भारत की इस समय की स्थिति थी वो इन पंक्तियों में बहुत ही आसानी से, सहजता से परिलक्षित होती है। कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। आज इस वीडियो में हम इस के माध्यम से हम ये जानेंगे कि पूरा विश्व किस तरीके से परमाणु शक्तियों का उभार हुआ और उसमें भारत किस तरीके से परमाणु शक्ति के रूप में उभरा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जो पहला विश्व युद्ध प्रारंभ होता है 1914 में। 1914 में पहला विश्व युद्ध प्रारंभ होता है जिसका तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या थी। फर्डिनेंड की हत्या के बाद पहला विश्व युद्ध चालू होता है और वर्साय की संधि 1919 23 जून 1919 को वर्साय की संधि होती है और वर्साय की संधि के माध्यम से द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है। मित्र राष्ट्रों ने मिलकर जर्मनी के ऊपर, ये देखो ये है जर्मनी और ये है मित्र राष्ट्रों का बोझ, वॉर इंडेमनिटी। वॉर इंडेमनिटी वो इस प्रकार का धन होता है जो कि वॉर में खर्च किया गया होता है। अगर मान लीजिए 2 लोग लड़ाई कर रहे हैं और मैं हार जाता हूं तो जीतने वाला व्यक्ति मेरे ऊपर ये पैसा का बोझ डालेगा कि आप जितना भी युद्ध में पैसा खर्च हुआ है उसका आप वहन करेंगे। उसके साथ साथ जर्मनी को इस तरीके से उस वर्साय की संधि में इस तरीके से उसका अपमान किया गया कि जिसने दूसरे विश्व युद्ध की नींव रख डाली। उसमें क्या हुआ कि जर्मनी की सेना को रद्द कर दिया गया, जर्मनी का जो एयर फोर्स था उसको रद्द कर दिया गया, राइन वैली जो थी उसको डिमिलिटराइज करने को बोल दिया गया। जर्मनी को इतना अपमान सहना पड़ा ने कि जर्मनी मन में ही ये ठान लिया था कि हम आगे चल के कुछ न कुछ बड़ा करेंगे और इस वर्साय की संधि ने ही एक प्रमुख कारण थी जो कि द्वितीय विश्व युद्ध दोबारा हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध होने का एक बड़ा कारण था वर्साय की संधि जो कि जर्मनी के ऊपर इतना बोझ लाद दिया कर्ज का कि साला तू इतना लड़ाई झगड़ा किया है, पूरा तोड़ फोड़ किया है मित्र राष्ट्रों का, चल सबका पैसा भर। तो अब जर्मनी की हालत ये हो गई, लटक गया बेचारा। और लेकिन जर्मनी ने सब कुछ बोला नहीं, सारी चीज़ें सहती गया और 1933 में हिटलर का उदय होता है। अब देखो ये 1919 में संधि हुई, वॉर इंडेमनिटी पूरा जर्मनी भरा, जर्मनी में पूरा एकदम से गरीबी आ गई, लोग वहाँ पे खाने के लिए मरने लगे, भुखमरी आ गई। लेकिन फिर क्या होता है, हिटलर का उदय होता है। कहते हैं ना कि रात कितनी भी गहरी हो उजाला होता ही है। तो फिर वहाँ पे हिटलर का उदय होता है 1933 में। हिटलर एक ऐसी पर्सनालिटी जिसने मतलब कि पूरे विश्व के परिदृश्य को ही बदल कर रख दिया। आइए अब आगे देखते हैं। अब क्या हुआ कि इस वर्साय की संधि में कुछ कंडीशन रखी गई थी जो कि मैंने पीछे बताया कि पहले की उनकी आर्मी को हटा दिया गया, केवल 1 लाख आर्मी रखने को उनको बोला गया। फिर उसके बाद उनकी एयरफोर्स को भी हटा दिया गया, राइन वैली को डिमिलिटराइज करने के लिए कह दिया गया कि यहाँ पे कोई आर्मी नहीं रहेगी, ठीक। और उसके ऊपर वॉर इंडेमनिटी मतलब कर्ज के रूप में बड़ा पैसा लाद दिया गया कि इतना पैसा हमको दो जो हमारा नुकसान हुआ है, ठीक। लेकिन 1 लाख से फिर क्या होता है, जब हिटलर का उदय होता है तो हिटलर ने अपनी सेना को 1 लाख से ज़्यादा बढ़ा लिया। 1 लाख से ज़्यादा बढ़ा लिया, उसने बहुत भारी मात्रा में रिक्रूटमेंट किया और अपनी सेना की ताकत को बढ़ाया। वर्साय की संधि यहाँ से टूट गई, वर्साय की संधि यहाँ से टूटी। फिर उसके बाद जर्मनी ने जब अपने आर्मी को डबल कर लिया और फिर उसके बाद उसने अपना एक क्रिएशन ऑफ लुफ्टवाफे, इसका जो था एयरफोर्स थी, उस समय एयरफोर्स को खंडित कर दिया गया था, इसको हटा दिया गया था। लेकिन फिर जर्मनी ने अपना एक नया एयरफोर्स का गठन किया जिसका नाम था लुफ्टवाफे और वो हिटलर के सब उसमें चल रहा था, हिटलर के दृष्टिकोण में और हिटलर के दिशा निर्देश में हो रहा था, ठीक। जर्मनी ने 1933 से लेके, यानी कि 1933 में वो आता है हिटलर, और 1933 से 1939 में इतना तेज़ी से जर्मनी का औद्योगिकरण, इतना तेज़ी से विकास किया जर्मनी के कि पूरे मित्र राष्ट्र भयभीत हो गए, डर गए, समझ गए कि कुछ न कुछ बड़ा करेगा जर्मनी, छोड़ेगा नहीं। जैसे ही हिटलर आया, हिटलर एक सेना था, एक सैनिक था, मतलब कि जर्मनी की सेना में एक सैनिक के रूप में काम करता था और सोचो वो जर्मनी का चांसलर बना। ये होता है नेतृत्व करने का तरीका और उसका दृष्टिकोण और चीज़ों को समझने का तरीका। तो सोचिए व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, ये हिटलर से देखा जा सकता है। और उसी समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई जो कि पूरे मतलब हमें लगता है फिजिक्स में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर कोई इवेंट था तो ये था 1938 में। ये घटना 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज की। ये जर्मनी के दोनों वैज्ञानिक थे, इनका नाम था ऑटो हॉर्न और इनका नाम था फ्रिट्ज स्ट्रासमैन।
फ्रिट्ज स्ट्रासमैन और ऑटो हान ने न्यूक्लियर विखंडन की खोज की। न्यूक्लियर विखंडन में क्या होता है कि बड़े परमाणुओं को छोटे परमाणुओं में तोड़ा जाता है, उससे परिणाम स्वरूप बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है। ये बात पता चल गई इनको। इनका नाम था लियो। ये लियो स्लिजार्ड इनका पूरा नाम है। लियो स्लिजार्ड ने आइंस्टीन को बताया, क्योंकि 1939 में आइंस्टीन को जब ये बात बताया कि यार ऐसा काम हो रहा है वहाँ पे परमाणु विखंडन का खोज हो गया है और इससे बहुत बड़ी ऊर्जा उत्पन्न होती है, कुछ बड़ा कर रहा है जर्मनी और कहीं वो ऐसा परमाणु बम बना ले। इन लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि ऐसा होगा, तो इनसे बताया। अब इनसे क्यों बताया? इनसे इसलिए बताया गया कि इनका जो था पहुँच थी, इनके पास पहुँच थी, मतलब इनका बड़ा सम्मान था अल्बर्ट आइंस्टीन का। अमेरिका में लोग इनको खूब जानते थे, तो इन्होंने लेटर लिखा और इन्होंने साइन किया। उस लेटर का नाम हुआ स्लिजर्ड, इनके नाम पर स्लिजर्ड लेटर। इनका नाम था लियो स्लिजर्ड। इन्होंने एक लेटर लिखा और इन्होंने साइन किया, और उस समय के जो प्रेसिडेंट थे यूएस के, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, उन्होंने इसको देखते हुए, इसकी गंभीरता को जानते हुए 1942 में मैनहट्टन प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया इन्होंने। फिर क्या होता है, जब द मैनहट्टन प्रोजेक्ट लॉन्च किया 1942 में, तो उस पर उन्होंने उस मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो था वो यूएस को एक परमाणु राष्ट्र के रूप में बनाना था, यानी कि यूएस परमाणु बम बनाने की दिशा में बढ़ चुका था, परमाणु शक्ति बढ़ने की दिशा में बढ़ चुका था। उन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड अपना वो लॉन्च कर दिया। अब भैया रोजवेल्ट ने तो लॉन्च कर दिया और जे रॉबर्ट ओपनहाइमर को इसका हेड बनाया। जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, एक मूवी भी है, उस मूवी को देखेंगे तो इनके योगदान को आप पता चलेगा कि ये इनको परमाणु बम का जनक कहा जाता है, परमाणु बम के पिता, फादर ऑफ एटम बम इनको बोला जाता है। ठीक, इनका पूरा नाम है जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। ठीक, एक मूवी भी है, इन पर देखेंगे तो आपको समझ। इनको इस प्रोजेक्ट का हेड बनाया गया। इस प्रोजेक्ट पर बहुत तेज़ी से काम चला। 1942 में इस पर काम चालू हुआ और जुलाई 1945 में पहला परीक्षण कर लिया। 42, 43, 44, 3 साल के अंदर में पहला परीक्षण कर लिया। और इतना घातक ये परीक्षण था कि इन्होंने बोला कि ये परीक्षण देख के मैं जो एंटिसिपेट किया था, जो मैंने आशा लगाई थी कि ऐसा होगा, बहुत बड़ा, इतना बड़ा हुआ कि ये खुद आशा नहीं किए थे कि इतना खतरनाक हो सकता है। फिर उसके बाद 19 जुलाई 1945 को पहला परीक्षण हुआ और 6 अगस्त 1945 को ये लोग क्या हुआ कि क्या नाम है, वहाँ पे हिरोशिमा पर परमाणु बम मार देते हैं, जापान के परमाणु, मतलब जुलाई अगस्त, एक महीना बाद ही 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन। ये परमाणु बम का नाम था, लिटिल बॉय और फैटमैन। ठीक, इन दोनों को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर मार देते हैं और इसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है और यूएस परमाणु शक्ति के रूप में उभर आता है। पूरे देश में दादा बन जाता है, दबदबा। भाई अब जिसके पास इतनी बड़ी शक्ति आ जाएगी, दादागिरी तो बन ही जाएगी। अब यहाँ से चालू होता है 1945 से, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध होता है, खत्म होता है 1945 से 1991 के से तक, जब तक यूएसएसआर का विघटन नहीं हो जाता, कोल्ड वार चालू होता है। कोल्ड वार जिसे शीत युद्ध कहते हैं, ये एक प्रकार का वैचारिक युद्ध था। कोई इसमें आमने सामने दो सेनाएं नहीं लड़ रही थी, इसमें केवल विचारों का युद्ध हो रहा था। विचारों का युद्ध का मतलब समझाएं तुमको, जैसे मान लो घर में कोल्ड वार चलता रहता है वाइफ और हस्बैंड के बीच में, तो इस तरीके का ही था। तो इन लोगों उसी तरीके से उस समय यूएसएसआर और यूएस के बीच में कोल्ड वार चलने लगा और फिर इसी गुटबाजी होने लगी दूसरे देश। तो और ये मतलब तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति बन रही थी इसमें ना। और इसमें वैचारिक युद्ध, मतलब जो उधर के अमेरिका थे वो पूंजीवाद का वो सपोर्ट कर रहे थे, पूंजीवाद, और इसको पूंजीवाद वर्सेस, यानी कि कैपिटलिज्म वर्सेस ये कम्युनिज्म भी बोलते हैं, मतलब पूंजीवाद वर्सेस साम्यवाद, पूंजीवाद और साम्यवाद का युद्ध। ठीक, तो इसको ये भी नाम दिया जाता है। ठीक, क्योंकि अमेरिका पूंजीवाद को लीड कर रहा था, पूंजीवाद वाले ग्रुप को, और जो यूएसएसआर है वो साम्यवाद और कम्युनिस्ट वाले ग्रुप को लीड कर रहा था। तो ये वैचारिक युद्ध था, न कि कोई प्रत्यक्ष युद्ध था। ठीक, और इसी समय में क्यूबा मिसाइल संकट वंकट भी होता है, वो अलग वीडियो में बताया जा सकता है। ठीक, तो फिर क्या होता है, इस कोल्ड वार ने भले ये एक प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था, लेकिन इसने बहुत बड़े बड़े परिणाम दिए, जिससे कि आज पूरे विश्व का मतलब इधर उधर बदल गया है, पूरा मैप बदल
गया है, पूरा विश्व की का परिदृश्य देखने का दृष्टिकोण बदल गया इस कोल्ड वार से। कोल्ड वार जब चालू हुआ तो भाई अब देखिए यूएसएसआर उस समय भी एक महाशक्ति के रूप में भी था। अब उसको लगेगा कि यार इस अमेरिका के पास परमाणु बम है, और जहाँ पावर गैप होता है वहाँ दिक्कत होने लगती है। पावर गैप अगर आया तो एक व्यक्ति दादा बनने लगेगा। अगर सबको समान अधिकार है तो ठीक है, नहीं तो किसी को मान लीजिए जैसे मुझे ज़्यादा अधिकार दे दीजिए जाए, मुझे अधिकार दे दिया जाए कि मैं किसी को मार भी सकता हूँ, तो मैं निकल के सबको मारने लगूँ तो क्या होगा कि मैं दादा बन जाऊंगा ना भाई। मैं मुझे यही हुआ अमेरिका के पास, वो सबका दादा, पूरे देश का दादा बनने लगा ससुरा। उसके बाद क्या हुआ कि यूएसएसआर निकल के आया 1949 में, ये भी परमाणु परीक्षण किया और 1949 में परमाणु शक्ति बन गया यूएसएसआर। अब 1952 में ये सब इसी का परिणाम है। कोल्ड वार चल रहा था, सब देश दौड़ रहे थे कि यार भैया हम भी बना लें, हम भी बना लें, नहीं तो जैसे जापान का हालत किया है कल को हमारा हालत कर देगा तो हम क्या करेंगे। तो लेकिन इस समय भारत किसी स्थिति में नहीं था। उस समय भारत मतलब इन सब चीज़ों पर नहीं भाग रहा था। अब देखिए 1952 में ब्रिटेन ने भी बना लिया और 1962 में फ्रांस में। अब देखिए 4 लोगों के, 3 ये और 1 यूएस, 4 लोगों के पास परमाणु बम आ चुका है, वो परमाणु शक्ति बन चुके हैं, ठीक है ना। अब देखिए कोल्ड वार ने इस तरीके का मतलब परमाणु बम का वो चालू किया था कि इस तरीके से लोग परमाणु बम की ओर भागने लगे थे कि परमाणु बम कैसे बनाया जाए, परमाणु बम कैसे प्राप्त किया जाए। इस तरीके से इस परमाणु बम का निर्माण करने के लिए, प्राप्त करने के लिए पूरा देश में दौड़ मच गई, ठीक। अब उसके बाद क्या होता है, बहुत बड़ी घटना होती है जिसने भारत के परमाणु शक्ति बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक के रूप में काम किया। 1962 में चाइना और इंडिया का युद्ध होता है। इस इंडो चाइना वार में क्या होता है कि भारत को एक ह्यूमिलिएटिंग तरीके से मतलब हार मिल जाती है, मतलब हार नहीं कह सकते लेकिन हाँ हार मिली थी, उसमें हमें हारना पड़ा था इन लोगों की वजह से। अब फिर 1964 में ही लोपनूर में इन्होंने सिंगजियान प्रांत में लोपनूर में चाइना ने भी अपना परमाणु परीक्षण कर लिया। भारत शॉक, चाइना रॉक, भारत शॉक हो गया इस समय। अब भैया उस समय माओ जेडोंग की उसमें इन्होंने अनाउंस किया कि हम भैया परमाणु शक्ति बन गए हैं। अब देख लो, अब भारत की हवा ख़राब कि भैया अब क्या करें। अभी 62 में युद्ध लड़के आए हैं, यहाँ 64 में इनके पास तो परमाणु बम हो गया, अब कैसा करें हम। अब भारत के दिमाग खुला कि देखो भैया बहुत दिन से अहिंसा और क्या कहते हैं ये पंचशील, ये सब नाम मात्र का है, ये सब गहना है जो समय समय पर पहनना है। उसके बाद अगर ज़्यादा इनका दिखावा करोगे तो फंस जाओगे। इसलिए फिर क्या होता है, जब 1966 में इंदिरा गांधी जी की सरकार आती है, जात पे नपात पे इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी, इंदिरा जी की बात पे इंदिरा जी का सरकार आता है और भारत के परमाणु शक्ति बनने की कहानी यहाँ से प्रारंभ होती है। तो अब हम देखते हैं भारत के परमाणु शक्ति और अभी बनने की कहानी। उससे पहले हम देख लेते हैं ये 5 कंट्री। ये हो गया हमारा यूएस जो कि 1945 में, ब्रिटेन 1952 में, ये 1949 में, ये यूएसएसआर है, ठीक। 1949 में फ्रांस पा गया 1959 में, और ये हो गया 1964 में। तो इतने लोग P5 कंट्री इनको बोला जाता है, इन्हें P5 कंट्रीज़ बोला जाता है। अब इनके पास है P5 कंट्रीज जिनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सदस्य हैं, ये परमानेंट मेंबर हैं। अब और ये P5 लोगों के पास आ चुका था परमाणु बम, ये हो चुके हैं परमाणु शक्ति संपन्न देश,